दूरदर्शन देखे वाले सभी दर्शकन के हमरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आपन स्वास्थ्य के सत्र में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बा। देखिए भाई, हर बेर एक कार्यक्रम में हमन के अलग अलग विषय पे आपके सजग करे आवे नीजा, चाहे वो आपके हार्ट होके, चाहे वो आपके लीवर होके, और चाहे आपके पेट संबंधी समस्या होके। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हमन के स्वास्थ्य के प्रति आज भी उतना सजग नहीं बानी जा। यही से हमन के कार्यक्रम में आपकी आवेनी, ताकि आपके बता सके कि कौने प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जा। और आज के विषय बा नाक, कान और गला, जो कि अगर बात कल जा तो अक्सर हमन के एके नज़रअंदाज करेनी। तो आज के विषय बा कैसे आज के परिवेश में नाक, कान, गला के रखल जा खास ख्याल। आए बारे में चर्चा करे खातिर हमन के साथे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित बाने। चलिए सबसे पहले आपके उनसे परिचय करावल जा। तो हमन के साथे आज स्टूडियो में ENT स्पेशलिस्ट, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GN लाल उपस्थित बाने। बहुत बहुत स्वागत बा सर आपके आज के कार्यक्रम में। सर, अमूमन हमन के सबसे हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि कान में अगर किसी को दर्द भी होता है तो उसको एक बहुत नाजुक सी बात लगती है कि अरे चलो कान में ही तो दर्द हो रहा है। लेकिन कान में कौन कौन से प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आमतौर पे हमारे कान में 3 प्रमुख भाग होते हैं। बाहरी कान, मिडिल कान मतलब मध्य कान, और अंदरूनी कान। और तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं और तीनों के अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। अगर हम बाहरी कान या एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कान थोड़ा बह सकता है, दर्द होता है, या गंदगी, खूंट वगैरह हो सकता है, या कभी कोई कीड़ा घुस जाता है, ऐसा भी हो सकता है। मिडिल ईयर की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कान बहता है, या कभी कभी कान बहता नहीं है लेकिन इसके बावजूद सुनाई में कमी होती है, और उसका कारण किसी प्रकार का दोष हो सकता है हड्डियों में। और तीसरा पार्ट जो इंटरनल ईयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए और सुनने के लिए दोनों। तो अगर उसमें किस तरह की खराबी आती है तो सुनने में भी समस्या हो सकती है, कान में सीटी बजती है जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, और बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, यानी कि चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कान के तीनों पार्ट में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर हिस्से में किस तरह की समस्या है। मान लीजिए सर, कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण सा दर्द है। ऐसा कौन सा समय होता है जब एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब हमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के पास जाना ज़रूरी है? देखिए, कान में दर्द सामान्य चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अक्सर होता है पर्दा खिंच गया या कान में छोटी मोटी फुंसी हो गई। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ही जाया जाए। आमतौर पे कान की सेकाई कर देने से या ऑर्डिनरी दर्द की दवा वगैरह ले देने से, अगर दर्द आपका 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है या मध्यम हो जाता है तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दर्द बढ़ता जा रहा है और उसके साथ में दूसरी समस्याएं भी हों, जैसे कान बहना भी शुरू हो गया है, या कान बंद हो रहा है, या सुनाई में कुछ कमी आ रही है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, कान में जो वैक्स पाया जाता है उसकी क्या भूमिका है और कितना महत्वपूर्ण है? खास तौर से ईयरबड का इस्तेमाल अगर कान में हम करते हैं वैक्स निकालने के लिए, तो वो कितना, जैसे खूंट निकालने के लिए अक्सर लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वैक्स की क्या भूमिका है और ईयरबड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बताइए सर। हाँ, देखिए, वैक्स के बारे में बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जनरल पब्लिक में कि वो कान की गंदगी है और उसे निकालना चाहिए और उसको निकालने से सुनाई बेहतर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वैक्स नेचर के द्वारा प्रदत्त एक तरह का सुरक्षात्मक उपाय है कान के पर्दे के लिए। तो वो उसको एक केमिकल प्रोटेक्शन भी देता है और एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी देता है। केमिकल प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है कि कान के अंदर जो वैक्स होता है, जिसे हम खूंट कहते हैं साधारण भाषा में, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह से कान का इन्फेक्शन बाहर का जो है अक्सर होता रहता है, वो कान के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी चीज़, एक फिजिकल प्रोटेक्शन देता है वो, जैसे कि बाहर से कोई कीड़ा चला गया या किसी ने हल्के से प्यार से आपके कान पे थोड़ा सा लगा दिया, तो उतनी छोटी चीज़ों से भी कान का पर्दा फट सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पर्दे की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर का एक
0.1/10 होता है। तो इतना पतला पर्दा जो है किसी हल्की चोट से भी डैमेज हो सकता है। तो बीच में वैक्स अगर आ जाए तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और पर्दे को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाता है। तो एज ए रूटीन इसको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही हम इसको साफ़ करते हैं, जैसे कि अगर सुनना बंद हो रहा हो, सुनने में दिक्कत हो रही हो, या दर्द हो रहा हो, या कभी कभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसे साफ़ करना पड़ता है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि पर्दे की क्या स्थिति है, जैसा कि फ़ौज वगैरह में होता है। अन्यथा एज अ रूटीन कान इसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी प्रश्न पे आप क्या आते हैं कि बड्स, तो बिल्कुल बड्स सेफ़ नहीं है कान के लिए। बड्स का यूज़ बिल्कुल मत करिए क्योंकि नेचर ने हमें इस तरह का बनाया है कान की जो स्किन है वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है। तो जो चीज़ पर्दे के पास में है वो 10 दिन के बाद पर्दे से और दूर हो जाएगी और 10 दिन के बाद वो पर्दे के कान के बाहर गिर जाएगी। तो आपको सिंपली बस इतना ही करना है कि कोई भी मुलायम कपड़े से नहाने के बाद कान को बाहरी हिस्से को पोंछ लीजिए। अंदर का एरिया बिल्कुल स्टेराइल एरिया होता है, उसको किसी भी तरह से टच ना करें। अच्छा, आज के समय में लोग कान का खोट साफ कराने के लिए जाते हैं सर ENT स्पेशलिस्ट के। जी, तो ये कितना सही है सर आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से ENT स्पेशलिस्ट जो लोग भी होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में उसको साफ़ करने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर मरीज को कुछ समस्या हो रही होगी, उसको सुनने में दिक्कत हो रही होगी, या वो पर्दा देखना चाहते हैं कि कोई अन्य समस्या तो नहीं है पर्दे में, तो वो ज़रूर उसको साफ़ करेंगे। अन्यथा जस्ट हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या हम और बेहतर सुनने लगेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको साफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा सर, क्योंकि बारिश के मौसम में देखा जाता है कई बार लोगों के कान में कीड़ा चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में अचानक से कीड़ा चला गया है तो सबसे पहला कार्य उसको क्या करना चाहिए? और क्योंकि हड़बड़ाहट में हम कई बार कान में तेल डालने लगते हैं, तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम तत्काल निजात पा सकें? हाँ, ये एक मेडिकल समस्या है कि कान में कीड़े घुस जाते हैं और बारिश के सीज़न में कुछ ज़्यादा ही होता है। अक्सर देखा गया है कि ज़मीन पे कोई सो रहा है, कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया, या ड्राइविंग करते समय बहुत तेज़ी से कीड़ा आता है और अगर हेलमेट वगैरह आपने नहीं पहना है तो सीधे कान के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कीड़े को ख़त्म करना है, मारना है, क्योंकि कान के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि कीड़ा घूम सके और वो वापस आ सके। और अगर जिंदे कीड़े को आप उस टच करने की कोशिश करेंगे या उसके साथ में फिडल अप करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा और आपके पर्दे को और डैमेज करेगा। तो कीड़े को मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कान के अंदर कोई भी तेल जो भी उपलब्ध हो उसको गर्म करके, नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उसको पूरा लबालब भर दें, और कम से कम 8 बूंद, 10 बूंद, 15 बूंद, जितने में भी कान पूरा भर जाए, और उसके बाद उसी पोजीशन में कम से कम 8-10 मिनट रहें, वो कीड़ा मर जाएगा। उसके बाद वो आपके कान को और डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप आराम से किसी भी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको निकलवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर कीड़ा 1-2 दिन रह भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में अगर आप कुछ काम करेंगे तो ज़रूर पर्दा फट जाएगा और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हो सकता है आपको बाद में उसके लिए अलग से फिर सर्जरी भी करानी पड़े। बहुत अच्छी तरह से आपने इस चीज़ को बताया सर, क्योंकि अमूमन जब भी ऐसी स्थिति आती है लोग घबरा बहुत जाते हैं। कान के बारे में हमने जितनी चीज़ें आपसे जानी उसमें एक बहुत विशेष समस्या आज के दौर में देखने को मिलती है ध्वनि प्रदूषण की वजह से, और ये एक ऐसी समस्या है जो कि आज के एक युवा वर्ग को अगर देखा जाए तो चाहे पार्टीज़ हों, चाहे डे टू डे लाइफ में ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना हो, इससे क्या क्या समस्या एक युवा वर्ग को या अमूमन एक व्यक्ति को हो सकती है, ज़रा इसके बारे में बताइए सर। हाँ, आधुनिक युग में तेज़ आवाज़ एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और जो नॉर्मल डीजे वगैरह होते हैं जो हम अक्सर ही शादी ब्याह में देखते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 120-130 डेसिबल का, जबकि कान उसके लिए उतनी तेज़ आवाज़ सुनने का आदी नहीं होता है। उतनी तेज़ आवाज़ से कान के सेल्स पे दुष्प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है कि वो पार्शियली डेड और फुल्ली डेड हो जाते हैं, जिससे कि सुनाई लंबे समय तक के या पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। और केवल तेज़ आवाज़ की ही बात नहीं है, ये जो छोटे छोटे ईयरफोन्स लगा के सारा दिन लोग सुनते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, उससे भी डैमेज होता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रिस्क्राइब WHO की लिमिट है वो 80 डेसिबल की है 48 घंटे के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ये ड्यूरेशन, सेफ ड्यूरेशन कम होता जाता है।
यानी कि अगर आप 80 डेसिबल पे 48 घंटे सेफ हैं तो आप 90 डेसिबल पे मात्र 12 घंटे सेफ हैं, आप 100 डेसिबल पे मात्र 6 घंटे सेफ हैं, या 120 डेसिबल पे मात्र आप 15 मिनट सेफ हैं। तो अगर एक डीजे के सामने आप 15 मिनट भी खड़े रह गए तो उससे उतना ही डैमेज होगा कान को जितना कि एक नॉर्मल 80 डेसिबल से आपको इंडस्ट्रियल जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज़ पॉल्यूशन उतना से होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे यंत्र हैं, ईयरबड्स हैं, उनकी आवाज़ कम है तो उससे डैमेज नहीं हो रहा है, उसको लंबे समय तक लगाने से भी डैमेज होता है। एक उदाहरणवश आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपके पास क्या यंगस्टर्स की तादाद बढ़ी है जो कान की समस्या लेकर आते हैं, ख़ास तौर से अगर उनको ध्वनि प्रदूषण के वजह से ऐसी समस्या हुई हो? जी हाँ, जब ध्वनि प्रदूषण होता है और तेज़ आवाज़ से एक्सपोजर होता है तो सबसे पहली जो सिम्टम वो आते हैं वो कान में सीटी बजने के आते हैं। कान में लोग कंप्लेन करते हैं कि कान में आवाज़ें आ रही हैं, सीटी बज रही, खासकर जब शांत माहौल में रहता है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि आपका कान डैमेज होना शुरू हो गया है, क्योंकि सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस होता है। जैसे कि कान में हमारी बनावट कुछ इस तरह की है, जैसे पियानो का होता है कि एक तरफ से लो फ्रीक्वेंसी से शुरू होती है और हाई फ्रीक्वेंसी पे ख़त्म होती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले डैमेज होती हैं। तो जब आवाज़ तेज़ से एक्सपोजर होता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज डैमेज होती हैं, और उसमें सुनने में तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही समस्या होती है कि कान में जब शांति होती है तो सूसू की आवाज़ आती है, टीटी की आवाज़ आती है। तो वो पहला स्टेप है कि अब आप सावधान हो जाएं, अपनी कान की जांच करवाएं और जहां तक हो सके तेज़ आवाज़ से, शोरगुल से बचें। कान के बारे में सर आपने बहुत ढेर सारी जानकारी दी, लेकिन आज अपने दर्शकों को हमें कान के साथ नाक और गले के बारे में भी काफ़ी कुछ बताना है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि नाक में अमूमन लोगों को बिनास फूटने की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन नाक में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियाँ हैं, ज़रा इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। हाँ, जैसा आपने बताया कि बिनाश फूटना या जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नाक से ब्लड आना, ये बड़ी कॉमन सी समस्या है, खासकर बच्चों में होती है। गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा होती है, बट किसी भी सीज़न में हो सकती है। और स्पेशली ये देखा गया है कि जब धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं तब ये ऐसा होता है। तो उसमें नाक के अगले वाले हिस्से में की जो चमड़ी होती है वो बड़ी नाजुक सी होती है, और उसमें कुछ खून की नसों का एक गुच्छा सा होता है जिसको अक्सर पपड़ी पड़ने पे लोग नोच देते हैं या निकाल देते हैं या नाखून लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आमतौर पे उम्र के साथ में ठीक हो जाती है। अगर ब्लीडिंग होती है तो नाक को दबा लें अच्छे से दोनों तरफ से 5 मिनट के लिए, यूजुअली रुक जाती है। उसके अलावा कोई भी तेल या इस तरह की चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध है या ऑइंटमेंट कोई भी उपलब्ध है, उसको नाक के अंदर लगा लें तो वो त्वचा मुलायम हो जाती है और फिर आमतौर पर ब्लीडिंग नहीं होती है। दूसरी समस्या जो नाक की आजकल हम लोग देखते हैं वो एलर्जी की समस्या है, जिसकी वजह से छींक, नाक से पानी, नाक बंद होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। और फिर एक बार एक लंबे समय तक जब नाक बंद होने लगती है तो सिर बाहर में भारीपन, आँखों में भारीपन, सिर दर्द, कान में ब्लॉकिंग की समस्या, ये सब भी होने लगती है। और इसके अलावा और भी नाक के अंदर ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, वो बहुत सीवियर केसेस में हम कह सकते हैं कि जी। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है नाक में या कान में तेल डालने को लेके जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये हफ्ते में, महीने में अगर कोई तेल डालता है, एक कह सकते हैं कि दादी नानी के नुस्खे जैसा है ये कितना हद तक सही है आपके हिसाब से? देखिए, कान में तो तेल डालने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसा मैंने कहा कि कान का एक नेचुरल मैकेनिज्म भगवान ने दिया है, वो उसको साफ़ करता रहता है। और वैक्स जो होती हैं, और कान के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो ऑयल सिक्रीट करती हैं जिससे, तो वो कान की नमी को बरकरार रखती हैं उसमें। तो उसके लिए अलग से तेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस कान को बाहर से साफ़ कर दीजिए। अननेसेसरली तेल डालने से एक तो कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन चला जाता है, और दूसरा वैक्स वगैरह अगर है कान में तो वो फूल जाता है, और फूल जाने से फिर वो या तो दर्द होने लगता है या कान बंद हो जाता है। नाक में डाला जा सकता है, नाक में डालने में कोई समस्या नहीं है, बट फिर भी अगर न डालें तो ही अच्छा है, उसका कोई बहुत एडेड एडवांटेज नहीं है। हाँ, मानसिक संतुष्टि के लिए अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं नाक के अंदर। जी सर, हमने बात की कान की और नाक की। सर, अगर गले की बात करें
तो गले में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और ख़ास तौर से डे टू डे लाइफ में हम अपने गले का ख्याल कैसे रख सकते हैं सर, इसके बारे में भी ज़रा बताइए। गले में कॉमन प्रॉब्लम्स जो सीज़न बदलते समय होती हैं, गला ख़राब होना, टॉन्सिल होना, जिसमें कि गले में दर्द होता है, खराश होती है, सूखापन होता है और खांसी भी कभी कभी आती है। वो खांसी कुछ अलग तरह की होती है जिसको बार्किंग कफ कहते हैं कि सूखी खांसी होती है। हाँ। तो ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसका इलाज आमतौर पे व्यक्ति खुद ही कर लेता है, या अगर ज़्यादा होता है तो कोई भी रूटीन डॉक्टर भी कर लेता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और देर से पता लगती है, वो मुंह और गले के कैंसर होते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ता है कि अगर किसी भी तरह की खराश, किसी तरह की का आवाज़ में बदलाव, किसी भी तरह का दर्द गले का अगर नहीं जा रहा है तो आपको ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में समस्या बढ़ रही है तो आप वही एक सही समय है कि आप उसी समय पे डॉक्टर के पास चले जाएं। आमूमन लोग घर पे घरेलू नुस्खे के माध्यम से उसका इलाज करने लगते हैं और शायद वो चीज़ बहुत लंबे समय तक एक समस्या बन जाती है। मैं आ भी रही थी इसी विषय पे कि अगर मुंह में कोई समस्या हो रही है, चाहे गले में अगर कोई समस्या हो रही है, तो वो कैंसर का रूप कैसे लेती है, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए सर। मुंह के अंदर बात करें तो शायद हमारे देश में ओरल कैंसर्स नंबर 1 पे है। हाँ। और अगर पुरुषों की बात करें तो नंबर 1 पे है, स्त्रियों में नंबर 3 पे है, क्योंकि उससे पहले सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर्स भी हैं जो कि और भी बड़ी समस्या है। बट ये एक ऐसा कैंसर है जिसको कि हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर के मूल सिद्धांत में 2 ही चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन। ये 2 चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो अधिकांश कैंसरों से हम लोग निपट सकते हैं। और प्रिवेंशन ऐसी चीज़ है कि क्योंकि तंबाकू ही सबसे प्रमुख कारण पाया गया है कैंसर का, जिसको कि आसानी से कोई भी आदमी छोड़ सकता है। तो अगर हम न लें या उसको जैसा ही फर्स्ट सिम्टम आए छोड़ दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसकी इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, अर्ली डायग्नोसिस, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी समस्या अगर 2-3 हफ्तों तक, हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हर खांसी, हर खराश, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, पर एक लिमिट होनी चाहिए कि नज़रअंदाज करने की। आप अपना घर का ट्रीटमेंट करिए, गरारा है, काढ़ा है, ये सब चीज़ें करिए, लेकिन अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा समस्या बनी रहती है तो आपको ज़रूर किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर एरियाज़ नाक कान गले के सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ी एंडोस्कोपी और बड़े टेस्ट MRI CT नहीं कराने की ज़रूरत होती है। सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इस बीमारी को फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जा सकता है और फॉर्चुनेटली रिजल्ट्स फर्स्ट स्टेज में अगर बीमारी पता लग गई है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कैंसर के भी। सर, इस पर एक अक्सर बात होती है कि अगर मुंह का कैंसर है तो वही सही तरीके से अगर इलाज नहीं हुआ तो वो गले की ओर बढ़ता है। इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे सर आप? नहीं, वो गले का कैंसर तो अलग होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि गिल्टियों में जो गले की जो गिल्टियाँ होती हैं, सब जगह से कैंसर सेकंड स्टेज में वहीं पर जाता है। तो चाहे वो जीभ का कैंसर हो, चाहे वो जबड़े का हो, चाहे वो तालू का हो, चाहे टॉन्सिल का हो, उसको अंततः जाना गले की नोड्स में ही है। तो अक्सर ऐसा भी पाया जाता है कि मुंह के अंदर कोई समस्या नहीं होती और अचानक गले में एक गिल्टी उत्पन्न हो जाती है, और जब उसकी जांच की जाती है तो पता लगता है ये तो कैंसर है। और उसके बाद फिर हम ढूंढते हैं तो हमें पता लगता है कि अमुक जगह पे मुंह के अंदर कैंसर है। तो इसी बात पे एक बार और भी हम लोग ध्यान देना चाहेंगे कि गले के अंदर गिल्टी, स्पेशली अगर 40-45 साल से ऊपर कोई वयस्क है और वो बनी रही है तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी अननोन कैंसर की वजह से हो, जो कि जांच से पता लग जाएगा। एक दौर में सर घेघा की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, धीरे धीरे वो देखा जाए तो कम हो रही है, लेकिन उसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? घेघा पहले तो आयोडीन की डिफिशिएंसी से हुआ करता था, पर जब से आयोडाइज सॉल्ट आने लगे हैं अब डिफिशिएंसी वाले घेघा तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन 2 तरह के घेघा दिखाई पड़ते। एक तो ट्यूमर्स जो होते हैं थायराइड के वो, और दूसरे ऑटोनोमस गोइटर जो कि स्वतः ही बढ़ने लगता है थायराइड।
तो इन दोनों सिचुएशंस में हम लोग जांच करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एफएनएसी करवाते हैं, सुई की जांच होती है, साधारण जांचें होती हैं और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये साधारण घेगा है या किसी प्रकार का ट्यूमर है। अगर ट्यूमर है तो उसे निकालना ही उपाय है, अगर साधारण है तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बहुत दवाएं दे के वेट कर सकते हैं। सर, डे टू डे लाइफ में मतलब अगर आप एक एक पॉइंट देना चाहें तो नाक, कान और गला, इन तीनों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? देखिए, कान, ये तीनों बहुत नाजुक चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको इसको बहुत प्रेम से रखना पड़ेगा, इज्जत से रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि थ्रोट इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। आप उसे बहुत प्यार से रखिए, धीरे बोलिए, आराम से बोलिए, पानी पीजिए, फ्रिक्वेंटली गले को वेट रखिए और बहुत ज़्यादा गला साफ़ मत करिए। अक्सर देखा गया कि लोग सुबह बहुत ज़ोर ज़ोर से गला साफ़ करते हैं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसको डेलिकेसी के साथ में रखने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ चिल्लाएं नहीं, अपने खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से मेरे ख्याल से गले में आप आराम से केयर कर सकते हैं। नाक के लिए भी वही चीज़ है, नाक बहुत ज़ोर से साफ़ ना करें, रगड़ें नहीं, उंगली वगैरह ना डालें। और कान के लिए भी वही चीज़ें हैं, कान के अंदर कोई भी फालतू चीज़ें, चाहे वो तेल हो, चाहे वो चाबी हो, पेंसिल हो, अक्सर ये होता है कि कुछ जो हाथ में मिला खुजला रहा है कान, कर दिया, वो एक निषिद्ध क्षेत्र है, स्टेराइल क्षेत्र है, उसके अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ड्रॉप वगैरह भी मत डालिए। और चोट थोड़ी बहुत भी हो, हल्की चोट भी हो, तो वो कान में कभी कभी पर्दे को डैमेज कर सकती है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, हर बार हम अपने आपन स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आपके लिए कुछ ऐसा ही विषय लेकर आते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सकें और अगर अभिन भी अगर आप सोचत नहीं बानी अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो एक कार्यक्रम के माध्यम से सोचल शुरू कर दें और अपने आसपास के लोगन के भी जागरूक कर शुरू कर दें। तो हमन के अगले कार्यक्रम में एक नए विषय पर चर्चा कल जाए। तब तक खातिर अपने स्वास्थ्य के खास ख्याल रखल जाए। नमस्कार। नमस्कार।